नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। उनकी मुरादें उम्मीद से कहीं ज्यादा ही पूरी होने जा रही है। बुधवार को जहां केंद्रीय कैबिनेट ने डीए पर लगी रोक हटा दी, वहीं सरकार ने उनका हाउस रेंट भी रिवाइज कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई भत्ता 25% से ज्यादा हो गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस घोषणा के बाद हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27% तक कर दिया गया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को जारी अपने आदेश में कहा था कि जब महंगाई भत्ता 25% से ज़्यादा हो जाएगा तो HRA को भी रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% हो चुका है। इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक जब महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो HRA निर्धारण X, Y और Z शहरों के लिए क्रमश 30%, 20% और 10% के अनुसार किया जाता है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA मिलता है और इसके लिए शहरों को X, Y और Z श्रेणी में बांटा गया है। इस रिवीजन के बाद X श्रेणी वाले शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27%, Y श्रेणी वाले शहरों के लिए बेसिक पे का 18% और Z श्रेणी वाले शहरों के लिए बेसिक पे का 9% होगा। मान ले अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है, यानी वहाँ 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा। इसी प्रकार जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है वह X कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। पिछले सत्र से अब तक का लेखा जोखा सदन में पेश किया जाएगा। कई मामलों पर विपक्ष के तेवर सख्त है, इसलिए घमासान तय है। दूसरी तरफ मोदी सरकार भी पूरी तरह तैयार है। सदन की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। दोनों सदनों की बैठक 11 बजे एक ही समय पर शुरू होगी। सरकार इस दौरान कई विधेयकों को पारित कराने के मूड में है, वहीं विपक्षी तर्कश में कई धारदार तीर है। विपक्ष कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के तरीके, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें से 3 विधेयक हाल में जारी अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। इनमें से एक अध्यादेश 30 जून को जारी किया गया था, जिसके जरिए रक्षा सेवाओं में शामिल किसी के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 आयुध फैक्ट्री बोर्ड के प्रमुख संघों द्वारा जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी देने की पृष्ठभूमि में लाया गया है। संबंधित संघ OFB के निगमीकरण के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की जनता जो जवाब चाहती है, सरकार सब जवाब देने को तैयार है। विपक्ष से आग्रह है कि सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब भी सुनने को तैयार रहे, ताकि जनता तक बात पहुंच सके। महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमियां रह गई हो तो दूर किया जा सकता है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। वैक्सीन बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लग जाती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। दूसरी तरफ संसद में रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, IUML, RSP, शिवसेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। एक विशाल एस्टेरॉयड तूफानी रफ्तार से धरती की कक्षा की ओर आ रहा है। यह आकार में लंदन के बहुचर्चित बिग बेन से 2 गुना है। ये एस्टेरॉयड 220 मीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के पास से गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 2008 GO20 है। बताया जा रहा है कि आगामी 25 जुलाई को यह विशाल एस्टेरॉयड धरती की कक्षा के पास से रात को करीब 2 बजे गुजरेगा। जिस कक्षा से ये एस्टेरॉयड गुजरेगा उसे अपोलो कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। हमारी धरती से काफ़ी दूर अंतरिक्ष में कई हलचलें होती रहती है और अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाती है। इसमें एक है एस्टेरॉयड। इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहा जाता है। नासा इन दिनों ऐसे ही 2000 एस्टेरॉयड पर नज़र रखे हुए है जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट के धरती से 40.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक मानते हैं। आने वाले 100 सालों के लिए फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड्स का नासा ने पता लगाया है
जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी भी आशंका है। दरअसल एस्टेरॉइड्स वे चट्टानें होती है जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती है, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटी होती है। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी एस्टेरॉइड्स में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। कोई भी दो एस्टेरॉइड एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ स्टेडियम एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीते कुछ दिनों पहले कुछ स्टेडियम के बच्चों ने जिला खेल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। रविवार को फिर से स्टेडियम में बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने दिल्ली के कोच और महिला कोच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों के खिलाफ शिकायत करने नाबालिग लड़कियां अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची। महिला पुलिस सेल ने दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। पुलिस के अनुसार लगाए गए आरोप गंभीर श्रेणी के हैं और इसकी गहन छानबीन की जाएगी। लड़कियों के आरोप शर्मसार करने वाले हैं। एक लड़की के परिजन ने बताया कि NIA दिल्ली के कोच बच्चियों को कपड़े उतारकर फिजिकल टेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसमें इनका साथ महिला कोच भी देती है और ऐसा नहीं करने पर खेल मैदान से बाहर कर देने की धमकी दी जाती है। ये सब कुछ कई महीनों से चल रहा है। मामला तब सामने आया जब बच्चियों ने परेशान होकर इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी है। उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि महिला कोच ने बच्चियों को जेल परिसर स्थित अपने रूम में बुलाया और फिर उन्हें फिजिकल टेस्ट के बहाने दूसरे कमरे में कोच के सामने कपड़े उतरवाने का दबाव बनाया गया। बच्चियों ने इससे इनकार कर दिया। अब लोग कोच के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में महिला पुलिस सेल प्रभारी मंजू मिश्रा ने बताया कि 2 बच्चों के परिजनों के साथ उन्हें कोच के खिलाफ लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उच्च अधिकारियों को शिकायत से अवगत करा दिया गया है। जांच चल रही है। जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। खेल जगत में ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अक्सर नई व उदीयमान लड़कियों को ऐसी घिनौनी करतूत का सामना करना पड़ता है। इनकी खामोशी इनके लिए हथियार बन जाती है और मामला शोषण तक जा पहुंचता है। इस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे होनहार देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां रात में चले मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सहित 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि मारे गए दहशतगर्द पिछले कई सालों से आतंकी घटनाओं में शामिल थे। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के चक सादिक खान इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर से आतंक का खात्मा करने अभियान चलाए हुए है। सहस्त्र भावों की तरह एक के मारने पर दूसरा अट्टहास करने लगता है। वह देश विरोधी कार्यों को अंजाम देने लगता है। सुरक्षा बल ऐसे ही चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मामले में भी ऐसे ही हुआ। आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। इसके बाद ऑपरेशन में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान लश्कर के टॉप कमांडर इशफाक डॉर उर्फ अबू अकरम के तौर पर हुई है। इशफाक का नाम 2017 से ही आतंकवाद संबंधी घटनाओं में सामने आ रहा था। वही दूसरे की शिनाख्त माजिद इकबाल के तौर पर हुई है। 2 बच्चियों का पिता माजिद पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था। देखा जाए तो कश्मीर में आतंकवाद विभिन्न रूपों में मौजूद है। वर्ष 1989 के बाद से इस आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। 1987 के एक विवादित चुनाव के साथ कश्मीर में बड़े पैमाने पर सशस्त्र उग्रवाद की शुरुआत हुई, जिसमें राज्य विधानसभा के कुछ तत्वों ने एक आतंकवादी खेमे का गठन किया, जिसने इस क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह में एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाई और फिर देखते ही देखते आतंकवाद ने यहाँ पैर पसारने शुरू कर दिए। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुंह की खाने के बाद भी वह बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर उड़ते नापाक ड्रोन इसके ताजे सबूत है। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे खफा है। दरअसल उनकी नाराजगी के पीछे कोई खास कारण नहीं है, वर्षों का गुबार है जो रह रहकर निकल रहा है। तत्कालिक कारण मोदी के कैबिनेट विस्तार में उनकी छोटी बहन और लोकसभा सांसद प्रीतम मुंडे को जगह नहीं मिलना बताया जा रहा है। पंकजा मुंडे पहले भी पार्टी से जो उम्मीद कर रही थी वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन नाराजगी तब बढ़ गई जब बीजेपी ने बंजारी समुदाय से एक और नेता को आगे कर दिया। पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में
बीजेपी को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद उनकी बेटी प्रीतम मुंडे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, वह जीती भी। गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी और प्रीतम की बड़ी बहन पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रही। वह गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। मुंडे महाराष्ट्र में बड़े ओबीसी नेताओं में थे। पंकजा के समर्थकों ने प्रीतम मुंडे को कैबिनेट में शामिल न करने पर खुलकर नाराजगी जाहिर की और विरोध भी किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने बीजेपी की स्थानीय यूनिट से इस्तीफा दिया। पंकजा के समर्थकों का मानना है कि संगठन में उन्हें धीरे धीरे किनारे करने की कोशिश हो रही है। पंकजा और प्रीतम को बीजेपी के ओबीसी नेताओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन बीजेपी के वंजारी समुदाय से आने वाले भागवत कराड को आगे करने से यह संदेश गया है कि बीजेपी नई लीडरशिप पैदा करना चाहती है। यही पंकजा के खफा होने की वजह भी है। पंकजा के समर्थकों ने इस बार आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया था, लेकिन पंकजा ने उन्हें शांत कराया। पंकजा ने स्वीकार किया कि प्रीतम को कैबिनेट में जगह न मिल पाने से नाराज है, लेकिन ये सिद्धांतों के लिए धर्मयुद्ध का सही समय नहीं है। इसका फैसला सही समय पर लिया जाएगा। दरअसल पंकजा की प्रदेश के कुछ नेताओं से लड़ाई जग जाहिर है। बड़ी बात यह है कि पंकजा ने इसे छुपाया भी नहीं और केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। पंकजा ने दो टूक कहा कि मेरे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं के अति आत्मविश्वास के कारण बंगाल में पार्टी की हार हुई, क्योंकि ऐसे नेताओं का मानना था कि बंगाल में पार्टी को 170 से अधिक सीटें मिलेगी। टीएमसी ने शुवेंदु के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी मुगालते में रह रही थी, क्योंकि उनके कई नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि भगवा खेमा 200 सीटों को पार कर जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर इलाके में रविवार को बीजेपी की बैठक थी। बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे कई नेता आत्ममुग्ध और अति आत्मविश्वासी हो गए थे। इस कारण वे उभरती जमीनी की स्थिति को समझने में नाकामयाब रहे। उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया था कि बीजेपी चुनाव में 170 से 180 सीटें हासिल करेगी, लेकिन उन्होंने जमीनी काम नहीं किया, जो कि पार्टी को महंगा पड़ा। अधिकारी ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम जारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य निर्धारित करना, जो वास्तविक था, लेकिन कड़ी मेहनत की जरूरत थी। अधिकारी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी मुगालते में रह रही थी, क्योंकि उनके कई नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि भगवा खेमा 200 सीटों को पार कर जाएगा। खुद शुवेंदु अधिकारी ने भी बार बार यह दावा किया था कि उनकी पार्टी को कम से कम 180 सीटें मिलेगी। वास्तव में शुवेंदु अधिकारी बंगाल की नब्ज नहीं जानते, जो तृणमूल कांग्रेस जानती है। शुवेंदु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से सामाजिक कल्याण परियोजनाओं और विकास की एक लहर को आसानी से भूल गए। जनादेश बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ गया है, जो लगातार सीएम और टीएमसी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। जमीनी जंग और ऊपर ऊपर तलवारबाजी में फर्क दिख गया। जनता ने उन्हें नकार दिया है। कोरोना काल में शादियां भी अजीबोगरीब हो गई हैं। पाबंदियों के चलते कई शहनाइयां नहीं बज रही, तो कहीं बिना बाराती ही शादी हो रही है। कहीं कहीं तो रिश्तेदारों की नाराजगी का कोप भजन लड़का लड़की के घर वालों को होना पड़ रहा है। ओडिशा के बालासोर जिले में शादी के दौरान जो हुआ, उससे लोग ही नहीं, प्रशासन भी भौचक है। समारोह से लड़का लड़की के फरार होने की खबर बस्ती में तेजी से फैली, पर उनका सुराग नहीं मिल पाया। निर्धारित तिथि पर पश्चिम बंगाल का लड़का ओडिशा की एक स्थानीय लड़की से शादी करने के लिए आया था। बाराती जोश में थे। सब इतने मशगूल थे कि शादी में ओडिशा सरकार के कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था। इनकी उन्हें सुध ही नहीं रही। इस बात की सूचना मिलने पर जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो दूल्हा दुल्हन मौके से फरार हो गए। काफी देर तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। चर्चा है कि शादी गुपचुप तरीके से करने की मंशा के तहत परिजनों की सहमति से ऐसा हुआ। दरअसल रविवार शाम को जब पुलिस कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने शादी के वेन्यू पर छापा मारा था। ये कार्रवाई सोरो पुलिस स्टेशन की एक टीम ने चापुलिया चौक के पास NH 16 में होटल मंगला निलयम में की। सूचना मिली थी कि वहां चल रहे एक विवाह समारोह में 200 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी है। पुलिस ने कहा, कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हमने होटल मालिक से 3,000 रुपये और दूल्हे के परिवार से 5,000 रुपये लिए हैं। हालांकि आयोजकों ने शादी की अनुमति ली थी, लेकिन उन्हें निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करने के लिए दंडित किया गया था। कोविड दिशा निर्देशों के मुताबिक विवाह समारोह में 25 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।
याद रहे कि इस महीने की शुरुआत में कटक शहर की पुलिस ने कोविड के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एक विवाह समारोह में आयोजकों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। केरल में 21 जुलाई को बकरी ईद त्योहार को देखते हुए कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में सरकार की ओर से दी गई ढील का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से इस पर जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आखिर किस आधार पर कोरोना प्रतिबंधों में राहत देने का फैसला किया गया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि जब केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियों में ढील क्यों दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोविड संबंधी पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है। इसमें कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानें, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा हर तरह की मरम्मत की दुकानों तथा आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ए, बी और सी श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की मंजूरी दी गई है। बकरीद पर केरल सरकार के ढील देने वाले इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है, खासकर ऐसे राज्य में जो फिलहाल कोविड-19 के केंद्रों में शुमार है। उन्होंने ट्वीट किया, केरल सरकार द्वारा बकरीद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करना निंदनीय है, क्योंकि राज्य फिलहाल कोविड-19 के केंद्रों में से एक है। आईएमए ने भी केरल सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए इसे चिकित्सा आपातकाल के समय गैर जरूरी और अनुचित बताया। आईएमए ने कहा कि अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर कार्रवाई करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर है कि वह इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है। बहरहाल इससे राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार जरूर बन गए हैं। विपक्ष इसे धारदार मुद्दा बनाने की तैयारी में लग गया है। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12:24 तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपने मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे, तब हो रहे हंगामे के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी आपत्ति जताई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ अभिनेता दिलीप कुमार और फ्लाइंग सिख मिल्खा समेत इस साल जान गंवाने वाले सांसदों और प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के पिछले दिनों दिवंगत हुए वर्तमान सदस्य डॉक्टर रघुनाथ महापात्र एवं राजीव सातव के सम्मान में उच्च सदन की बैठक सोमवार को 1 घंटे के लिए दोपहर 12:24 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों का परिचय नहीं करवा पाए। उन्होंने मंत्रियों की सूची सदन में पटल पर रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में संसद में पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देने के दौरान हंगामा हुआ हो। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान फैली अव्यवस्था, टीकों की कमी, लद्दाख से जुड़ी एलएसी पर जारी तनाव, पेट्रोल डीजल की आसमानी छूती कीमतों और राज्य की नई जनसंख्या नीति जैसे मुद्दों पर हमला करने की रणनीति बनाई है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।